गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने अधिगम के लिए आकलन में लेकर उपस्थित हूँ मापन के प्रकार। कल हमने पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हमने पढ़ा था मापन। मापन का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं मापन, क्यों काम में लिया जाता है मापन और मूल्यांकन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, दोनों का क्या महत्व है, यह हमने कल पढ़ लिया था। मापन किसी चल राशि को मात्रा प्रदान करता है, चल राशि को मात्रा प्रदान करता है, जबकि मूल्यांकन क्या करता है, मापन के द्वारा प्राप्त परिणाम के आधार पर उसकी सफलता और असफलता को दर्शाता है। मापन के द्वारा प्राप्त परिणाम के आधार पर उसकी सफलता और असफलता को दर्शाता है कि वह कितना सफल हुआ है और कितना असफल हुआ। मापन के द्वारा प्राप्त परिणाम पर ही कौन डिपेंड करता है, मूल्यांकन के परिणाम डिपेंड करते हैं, क्योंकि मापन हमें अंकों में उसकी मात्रा बताता है। जैसे कल मैंने बताया था, किसी वस्तु का वेट मापना, किसी मशीन की गति मापना, किसी वस्तु की लंबाई नापना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, मापन के अंतर्गत आ जाता है। अब बात आई थी हमारी कि मापन भौतिक चीज़ों में तो हमने बता दिया कि ये इसकी मात्रा, माप, गति आदि को मापने के काम आता है, लेकिन शिक्षा में मापन का क्या महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान में देखिए, हमारे पास हमारी जो प्रक्रिया चल रही है, शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, और शिक्षण प्रक्रिया में हम इस शिक्षा मनोविज्ञान में इस मापन का क्या योगदान है। भाई इसमें तो कोई आवश्यक, ना तो हमें किसी का वेट मापना है, ना हमें किसी की गति नापनी है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में मापन का क्या महत्व है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में जो मापन किया जाता है उसे हम मानसिक मापन कहते हैं। उसे हम किसकी संज्ञा देते हैं, मानसिक मापन की। मानसिक मापन में किस चीज़ का मापन किया जाता है, बालक की बुद्धि का, उसके कौशल का, अनुभव का, मानसिक स्तर का, अधिगम क्षेत्र का, अधिगम क्षेत्र, इन सभी चीज़ों का जो मापन किया जाता है, यानी ये सभी क्षेत्र किससे संबंधित होते हैं, एक छात्र से संबंधित होते हैं, और इनका जो मापन किया जाता है वह मानसिक मापन कहलाता है, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। आज हम जिस मापन की बात करेंगे वह यही मानसिक मापन होगा, क्योंकि भौतिक और मापन जो बाहरी वातावरण में किया जाता है उसे हम संज्ञा देते हैं भौतिक मापन की। इस प्रकार से जो वस्तुओं का वेट मापना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मापना, ये किसके अंतर्गत आता है, भौतिक मापन के अंतर्गत, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में जो मापन किया जाता है वह किसके अंतर्गत आता है, मानसिक मापन के अंतर्गत। देखिए, कल मैंने आपको इसके कार्य बताए थे, मापन के कौन कौन से कार्य थे, क्या क्या कार्य करता है मापन। 3 बिंदुओं में हमने इसके कार्यों को बांटा था। पहला था हमारा साफल्य, दूसरा था हमारा निदान, और तीसरा था हमारा शोध। साफल्य, निदान और सोच। साफल्य में क्या था, साफल्य में मापन का क्या कार्य था, किसी चर को परिमाण में आंकने से
यह ज्ञात होता है कि उसकी कितनी क्षमता है। परिमाण में नापने से हमें पता है कि कोई बोतल लेते हैं, हम कोई पॉट लेते हैं या कोई कैंपर लेते हैं, तो उसमें जो हमें पता है उसकी कैपेसिटी क्या है, जिससे अगर हमें उस पात्र की कैपेसिटी पता होगी, उसकी ग्रहण करने की क्षमता पता होगी, तो हम उसमें उतना ही सामान डालेंगे, उतना ही। जैसे 5 लीटर का कैंपर है, 5 लीटर का कैंपर है, तो हम इसमें 5 लीटर पानी ही डालेंगे, ना कि 6 लीटर। वह ग्रहण ही नहीं कर पाएगा 6 लीटर को, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी तरह जरूर अब ये पता है हमको कि 5 लीटर का कैंपर है, तो इसकी क्षमता क्या है? 5 लीटर पानी को लेने की है। 5 लीटर पदार्थ इसमें आसानी से समा सकता है, समायोजित हो सकता है, लेकिन वह उस 5 लीटर को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, उसमें केवल 4 लीटर पानी आ रहा है। कोई कैंपर 5 लीटर का है, हमें पता है, यानी साफल्य तो क्या करता है, उसकी क्षमता बताता है कि यह वस्तु इतनी क्षमता रखती है, इसका इतना वेट है, ये क्षमता बताता है। ये पता है हमको 5 लीटर के कैंपर में हम 6 लीटर पानी नहीं डाल सकते, लेकिन 5 लीटर के कैंपर में यदि 4 लीटर पानी ही आता है, तो निदान हमें ये बताता है कि इस कैंपर में ये है कमजोरी है, उसमें 4 लीटर पानी आ रहा है। इट मीन्स यह अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहा है। 5 लीटर को ग्रहण करना चाहिए था, उसे 4 लीटर ग्रहण कर रहा है। डायग्नोसिस किया हमने कि ये इसमें कमजोरी है, क्या कि यह कैंपर 5 लीटर का होते हुए भी 4 लीटर पानी को ही ग्रहण करेगा। ये तो हो गया डायग्नोसिस। क्यों करेगा? ये निदान के अंतर्गत आएगा कि हो सकता है उसका तला ऊंचा हो सकता है उसका घेराव कम हो, वह पतला ही पतला हो, यानी जो भी कारण हो सकता है, वह लीक हो रहा हो कहीं से। तो ये चीज़ें हैं जो डायग्नोसिस के क्षेत्र में आती हैं, जिनका हम पता लगाते हैं, और पता लगने के बाद हम क्या करते हैं? उसका उपचार करते हैं। निदान के बाद हमेशा क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। और तीसरा हमारा कार्य था शोध करना, यानी इन प्रदत्तों के आधार पर हमें रिसर्च करनी होती है कि वास्तव में ऐसा क्यों हुआ। कारण तो हमें पता लग गया, कमजोरी हो गई, हमने उसका उपचार भी कर दिया, लेकिन हमें एक पॉइंट मिल गया, एक तर्क मिल गया कि कभी कभी ऐसा भी होता है, या बर्तन के इस आकार का होने पर ये परेशानी खड़ी हो जाती है। तो उसके आधार पर हमने अपना प्रमाणिक तथ्य निर्धारित कर दिया, वह आता है हमारा शोध के अंतर्गत, रिसर्च के अंतर्गत हमने एक प्रमाणिकता हासिल कर ली। तो ये तीनों ही कार्य किसके हैं? मापन के कार्य। ये यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे। अब उम्मीद करती हूँ आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा मापन की परिभाषाएं। मैंने आपको बताई थी, भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषाएं मापन की दी है, जिसमें ईवेल ने कहा है कि मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या उसकी विशेषताओं को निर्धारित नियमों के अनुसार अंक दिए जाते हैं। व्यक्ति, ईवेल कहते हैं, व्यक्ति या उसकी विशेषताओं को, व्यक्ति या उसकी विशेषताओं को निर्धारित नियमों के अनुसार अंक दिए जाते हैं। निर्धारित के अनुसार अंक दिए जाते हैं। किसमें? मापन में। इन्होंने मापन को अपने तरीके से परिभाषित किया है कि मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या जिसके द्वारा व्यक्ति या उसकी क्षमताओं को, विशेषताओं, उसकी कैपेसिटी, उसमें जो स्पेशलाइजेशन है, उसको जो हमने पैमाना निर्धारित किया है, निर्धारित नियम बनाए हैं, उनके अनुसार अंक प्रदान किए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने पैमाना चुना है, हमने जो नियम निर्धारित किए हैं एग्जाम के, वो ये है कि निबंधात्मक परीक्षा की जो शब्द सीमा है, निबंधात्मक परीक्षा में जो प्रश्न दिया गया है उसकी शब्द सीमा
कम से कम 500 शब्द 500 पेज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बालक 50 शब्दों में ही अपना आंसर समाप्त कर देता है, आंसर समाप्त कर देता है। तो मापन के अनुसार ये गलत है, इसको हम कैसे अंक देंगे? कम अंक प्रदान करेंगे। अगर यह पूरे 500 शब्दों का 500 पेज का प्रयोग करता तो हम उसे उसकी कैपेसिटी के अनुसार निर्धारित, जो हमारे नियम निर्धारित हैं उसके अनुसार अंक प्रदान करते। तो यही है, व्यक्ति या उसकी विशेषताओं को निर्धारित नियम के अनुसार अंक प्रदान किए जाते हैं, यह कहते हैं मनोवैज्ञानिक ईवेल। थॉर्नडाइक के अनुसार मैंने बताया था, मापन का आधार इस कथन में निहित है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है। जो कुछ भी अस्तित्व में है, जो भी संसार में जो भी चीज़ें विद्यमान हैं, जिसका भी अस्तित्व है उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है, उसकी कोई ना कोई मात्रा अवश्य होती है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो जो भी संसार में निहित है, जो भी जीवित प्राणी है, उसका एक परिमाण अवश्य होता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि मापन व्यक्ति की क्षमताओं को मापन के द्वारा व्यक्ति की क्षमताओं को एक मानक प्रदान किया जाता है, अंक प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि उनकी योग्यताओं का, उनके कौशल का पता लगाया जा सके। अब बात आती है मापन के प्रकारों की। मापन के प्रकार, हम मापन को 2 प्रकारों से वर्गीकृत कर सकते हैं, मानसिक या मनोवैज्ञानिक मापन। देखिए 2 प्रकारों से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला मानसिक या मनोवैज्ञानिक मापन। दूसरा है भौतिक मापन। मानसिक या मनोवैज्ञानिक मापन, दूसरा है हमारा भौतिक मापन। देखिए 2 भाग हैं इसके। अब मानसिक मापन में 2 भाग बताए हैं हमें, 2 प्रकार मान लीजिए, भाग मान लीजिए कि मापन 2 प्रकार से किया जा सकता है, 2 क्षेत्रों में होता है या 2 भागों में होता है, मानसिक या मनोवैज्ञानिक मापन और भौतिक मापन। मानसिक मापन में व्यक्ति के बुद्धि, कौशल, रुचि, स्मृति, योग्यता, आदतों, अभिवृत्तियों आदि का मापन किया जाता है। मानसिक मापन में व्यक्ति की बुद्धि, कौशल, स्मृति, योग्यता, अनुभवों आदि का मापन किया जाता है, अभिवृत्तियों, अभिरुचियों का मापन किया जाता है। जबकि भौतिक मापन में भार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि को मापा जाता है, दूरी आदि का मापन किया जाता है। दोनों की अपनी अपनी जगह अलग अलग विशेषताएं हैं। मानसिक मापन की अपनी अलग महत्ता है और भौतिक मापन की अपनी अलग महत्ता है। अगर हमें किसी चीज़ के वेट का वजन पता करना है तो किस प्रकार का मापन किया जाएगा? भौतिक मापन किया जाएगा। भाई इसकी अपनी अलग महत्ता है, इसको हम मानसिक मापन से इसका मापन नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि इस टेबल का हमें वजन ज्ञात करना है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो वह हमें इसके लिए कौन सा मापन काम में लेना होगा? भौतिक मापन ही काम में लेना होगा। और यदि किसी व्यक्ति के मानसिक स्तर का पता लगाना है, उसमें बुद्धि कितनी है, उसकी रुचि क्या है, उसकी आदतें क्या है, वह किस प्रकार से समाज में समायोजित है, हो सकता है या नहीं हो सकता, वह किस परिवेश में रह सकता है, कौन सा क्षेत्र उसके लिए उपयोगी है, आगे वह जीवन में क्या कर सकता है, इन सब बातों का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? मानसिक मापन की आवश्यकता पड़ेगी, मनोवैज्ञानिक मापन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम इन दोनों में से किसी को भी कम नहीं आंक सकते, दोनों का अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग महत्व है। देखिए
लेकिन इन दोनों में, दोनों समझ में आ गए कि मानसिक मापन क्या होता है और भौतिक मापन क्या होता है। दोनों में से किसी एक को विशेष नहीं माना जा सकता, लेकिन दोनों में एक विशेष अंतर पाया जाता है, दोनों में अलग अलग अंतर पाया जाता है। अंतर मानसिक मापन और भौतिक मापन। मानसिक मापन और भौतिक मापन। भौतिक मापन की देखिए दोनों में क्या अंतर होगा, ये तो आपको समझ में एक ही अंतर तो मैंने ही समझा दिया पहले ही कि मानसिक मापन बुद्धि कौशल, व्यक्ति की बुद्धि कौशल रुचि अभिवृत्ति अभिरुचि आदत आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानसिक मापन का प्रयोग किया जाता है। और भौतिक मापन बाहरी वस्तुओं, भौतिक वस्तुओं का भार, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, दूरी, वजन नापने के लिए भौतिक मापन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें एक ये है अंतर, मानसिक मापन की कोई निश्चित इकाई नहीं होती, कोई निश्चित इकाई नहीं होती, जबकि भौतिक मापन की एक निश्चित इकाई होती है। मानसिक की कोई निश्चित इकाई नहीं होती, जबकि भौतिक मापन की एक निश्चित इकाई होती है। जैसे वजन को किस में नापेंगे हम, केजी में, ग्राम में, मीटर में दूरी मापेंगे, तो ये इसकी एक निश्चित इकाई हो गई। लीटर ये निश्चित इकाई हो गई। अगर हम किसी वस्तु का वजन मापते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई मापते हैं, तो उसकी एक निश्चित इकाई होती है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति की बुद्धि मापते हैं कि इसमें कितनी बुद्धि है, तो उसका कोई वजन निश्चित नहीं होता, उसमें कोई स्थिरता नहीं होती। इसकी इकाई भी निश्चित होती है और इसके जो परिणाम हैं वे स्थिरता लिए हुए होते हैं। परिणाम में क्या होती है, स्थिरता होती है, किसके, भौतिक मापन के, जबकि इसके परिणाम में नहीं स्थिरता होती, स्थिरता नहीं होती है। न ही तो कोई निश्चित इकाई होती है और ना ही स्थिरता पाई जाती है, क्योंकि ना तो इसका कोई इकाई दी गई है कि हाँ बुद्धि को ऐसे मापा जा सकता है, इतना वेट होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, ना ही स्थिरता। स्थिरता का मतलब है आज हम किसी व्यक्ति की बुद्धि का मापन करते हैं, तो आज उसकी बुद्धि इतनी आई है, हमारे पास उसकी बुद्धि लब्धि इतनी आई है, तो हो सकता है 1 महीने बाद 2 दिन बाद उसकी बुद्धि में परिवर्तन आ जाए। यह वातावरण के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। आज मैं तनाव में हूँ और मेरी बुद्धि का मापन किया जाता है, तो हो सकता है वह कम आए बुद्धि लब्धि, समायोजन की क्षमता, मेरी रुचि अभिरुचि पूछी जाए उस समय हो सकता है मैं उसको लायक नहीं करती हूँ, मेरे में उस आदत का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ हो, उस आदत का विकास ही नहीं हुआ हो। लेकिन 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद में जब उसको नापा जाए तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा, 100% परिवर्तन आ जाएगा। तो ना तो इसमें निश्चित इकाई होती है और ना ही कोई स्थिरता विद्यमान होती है, जबकि भौतिक वस्तुओं की एक निश्चित इकाई होती है और स्थिरता होती है। आप मान लीजिए एक साड़ी 5.5 मीटर की है और आज उसका लंबाई इतनी है, तो आप उसे 10 साल बाद भी मापेंगे तो उसकी लंबाई इतनी ही होगी, यह 4 मीटर नहीं हो जाएगी बिना परिवर्तित किए। यदि आपने उसे काटा नहीं है और उसी को एज इट इज नापते हैं तो उसकी लंबाई इतनी ही प्रदर्शित होगी। यानी भौतिक मापन से प्राप्त परिणामों में क्या होती है, स्थिरता पाई जाती है। दूसरा है इसमें भौतिक मापन में एक वैज्ञानिक शून्य बिंदु होता है, जबकि मनोवैज्ञानिक मापन में वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है।
इसमें वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता। इसमें वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता, जबकि भौतिक मापन में एक वैज्ञानिक शून्य बिंदु विद्यमान होता है। वैज्ञानिक वास्तविक शून्य बिंदु विद्यमान। शून्य बिंदु का मतलब देखिए, अगर हम किसी वस्तु का पैरामीटर 0 बताते हैं, हम ये अगर किसी वस्तु के विषय में कहते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, 0 है। हम यदि किसी वस्तु के विषय में निर्धारित कर देते हैं कि इसकी लंबाई क्या है, 0 है, तो इट मीन्स यह सर्वप्रमाण सत्य है, वैज्ञानिक तथ्य है कि शून्य का मतलब होता है उसकी कोई लंबाई नहीं है। ये निर्धारित होता है कि उसकी कोई लंबाई नहीं है, जबकि ये इसमें मनोवैज्ञानिक मापन में शून्य बिंदु हर मापनी का अपना अलग अलग महत्व होता है। यानी मनोवैज्ञानिक मापन में, मानसिक मापन में कोई शून्य बिंदु नहीं होता है। इसमें हर जो मापनियाँ निर्धारित की जाती है, बुद्धि के लिए अलग मापनी, कौशल के लिए अलग मापनी, तो उनका अलग अलग शून्य पॉइंट होता है। वह व्यक्ति द्वारा, मानकीकृत विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन वह अलग अलग होते हैं। जबकि यहाँ एक वैज्ञानिक शून्य बिंदु विद्यमान होता है जिसको कोई नकार नहीं सकता। किसी का वेट यानी 0 अगर उसकी कोई वेट है, 0 अगर उसका कोई लंबाई है, तो इसका मतलब ये है वह बिना वजन का है या फिर उसमें उसकी कोई लंबाई नहीं है। तो ये तथ्य है इसमें कि भौतिक मापन को स्थिरता प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा तथ्य है कि इसमें एक वैज्ञानिक शून्य बिंदु होता है। यानी इस भौतिक मापन में वास्तविक शून्य बिंदु से अभिप्राय यही है कि जिसमें मापा गया गुण और विशेषता पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहता है। मापा गया गुण और विशेषता पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहता है। इसका मतलब यही है कि अगर हमने लंबाई नापी है और वह स्केल हमारा 0 पर ही है, तो इसकी कोई लंबाई नहीं है, यह इसकी विशेषता है। तीसरा है, भौतिक मापन में परिशुद्धता अधिक पाई जाती है। भौतिक मापन में परिशुद्धता अधिक पाई जाती है, जबकि इसमें शुद्धता नहीं पाई जाती है। इसमें परिशुद्धता पाई जाती है, जबकि मानसिक मापन में परिशुद्धता नहीं पाई जाती। परिशुद्धता का तात्पर्य क्या है? इसमें हम परिशुद्धता का मीन्स है जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हम उसके विश्वास के साथ, भरोसे के साथ उसके भविष्य की घोषणा कर सकते हैं, जबकि मानसिक मापन में ऐसा कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है। इसके विषय में हम कोई घोषणा नहीं कर सकते। जैसे कोई राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, उनका बुद्धि परीक्षण किया गया है, एक ने 55% बुद्धि लब्धि है और एक की 110% है, तो इसकी कोई शुद्धता नहीं है कि इसकी इतनी नहीं हो सकती और इसकी इतनी नहीं रह सकती। इसके विषय में हम कोई भविष्य का कथन नहीं कर सकते कि राम श्याम से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वह किसी क्षेत्र में इससे आगे भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, या फ्यूचर में अगर हम उनकी बुद्धि लब्धि को दोबारा मापें तो इसकी इतनी हो सकती है और इसकी इतनी हो सकती है, इसकी 110 हो सकती है, उसकी 55 रह सकती है। तो इसमें परिशुद्धता नहीं पाई जाती, जबकि मैंने बताया कि भौतिक मापन में परिशुद्धता अधिक पाई जाती है। यदि हम किसी वस्तु का वेट मापते हैं
यदि हम किसी वस्तु की लंबाई मापते हैं तो हम उसके विषय में घोषणा कर सकते हैं कि यह तथ्य रूप से प्रमाणित है कि यह 5.5 मीटर लंबी साड़ी है। इसको कहीं से किसी भी तरह जोड़ा या बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, तो हम उसके विषय में घोषणा कर सकते हैं। लेकिन मानसिक मापन में इस प्रकार की घोषणा नहीं की जाती। यह मानसिक मापन में कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार की घोषणा नहीं की जा सकती। समझ में आ गया कि अगर हम जैसे 2 कमरे हैं, दोनों की लंबाई चौड़ाई हम मापते हैं, एक कमरा 5 वर्ग स्क्वायर का है और एक 8 वर्ग स्क्वायर का है, तो हम तथ्य रूप में कह सकते हैं कि ये कमरा इस कमरे से बड़ा है, कह सकते हैं, और उसको प्रमाणित भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मानसिक मापन के अंतर्गत प्राप्त परिणाम को हम किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं कर सकते। कोई भविष्य कथन हम इसमें नहीं कर सकते कि इसमें मानसिक मापन किसी प्रकार के भविष्य की घोषणा हम नहीं कर सकते हैं। भौतिक मापन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि मानसिक मापन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भौतिक मापन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि मानसिक मापन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जबकि भौतिक मापन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का मतलब है कि अगर हमने कह दिया, मैंने ये बताया शुरू से, मैं उदाहरण लेकर चल रही हूँ एक साड़ी का कि वह 5.5 मीटर लंबी है। मेरे द्वारा घोषणा की गई है कि ये साड़ी 5.5 मीटर लंबी है, तो अगर सामने वाला विश्वास भी नहीं करता है तो हम उसका प्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकन करवा सकते हैं। उसे माप के हम आसानी से बता सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि देखिए ये इसका पैमाना है, यह 5.5 मीटर लंबी है। लेकिन मानसिक मापन के द्वारा को अप्रत्यक्ष रूप से ही संपन्न किया जाता है। जैसे किसी की बुद्धि लब्धि, हमने कहा राम की बुद्धि लब्धि 55 है, तो हम उसको प्रमाणित नहीं कर सकते कि यह 55 ही होगी। ठीक है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से किया गया मापन होता है और यह प्रत्यक्ष रूप से किया गया मापन होता है, क्योंकि बुद्धि दिखाई नहीं देती और बुद्धि के आधार पर जो मापन किया जाता है वह परोक्ष रूप से ही होते हैं, परोक्ष रूप से होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते हैं। परोक्ष रूप से मापन किया जाता है, इसमें मानसिक मापन में और भौतिक मापन में प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जाता है। भौतिक मापन में किसी वस्तु, घटना, तथ्य का मापन पूर्णतः संभव होता है। भौतिक मापन में किसी वस्तु, घटना, का मापन पूर्णतः संभव होता है। जबकि मानसिक मापन में कभी कभार कठिनाई होती है। मापन में क्या होती है? कठिनाई होती है। मानसिक मापन में कभी कभी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, जबकि भौतिक मापन में किसी वस्तु, घटना का मापन पूर्णतः संभव होता है। अब है अगला, भौतिक मापन की विवेचना की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। भौतिक मापन की विवेचना की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, यानी कि विवेचना की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। विवेचना की कोई
विशेष आवश्यकता नहीं होती। किसमें? भौतिक मापन की कोई विवेचना, यानी 5.5 मीटर लंबी साड़ी है तो उसको हमें ज़्यादा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग समझते हैं, उसका व्याख्या करने की हमें आवश्यकता नहीं है कि ये क्यों है, कैसे है, ऐसी आवश्यकता नहीं है। जबकि मानसिक मापन में यदि हम किसी की बुद्धि लब्धि का मापन करते हैं, बुद्धि का मापन किया जाता है, तो उसका विवेचन हमें प्रसारित करना होता है कि इस ये आंकड़े, ये पैमाने हमने निर्धारित किए थे और इन पैमानों के आधार पर हमें इस बालक की बुद्धि लब्धि इतनी प्राप्त हुई है, तो उसमें विवेचन की पूरी आवश्यकता होती है। किसमें? मानसिक मापन में। भौतिक मापन की अपेक्षा मानसिक मापन अधिक परिवर्तनशील होता है। मानसिक मापन क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, जबकि यह नहीं होता है। परिवर्तनशील होता है कौन सा? मानसिक मापन परिवर्तनशील होता है। देखिए सीधी सी बात है, परिवर्तनशील, इसके द्वारा जो भी वस्तु मापी जाएगी उसके प्राप्त परिणाम में कभी फ्यूचर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी 5.5 मीटर की साड़ी हमने मापी है तो इन फ्यूचर भी 5.5 मीटर की ही मापी जाएगी। जबकि यह इसके जो मानसिक मापन के जो परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे हमने किसी की बुद्धि लब्धि को मापा है तो हो सकता है वह आज मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो, लेकिन 2 साल बाद, 5 साल बाद, 6 महीने बाद वह मानसिक रूप से परिपक्व हो जाए, उसका बौद्धिक स्तर अचानक से बढ़ जाए, तो इसके परिणाम क्या होते रहते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। जबकि इसके परिणामों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये था हमारे अंतर मानसिक मापन और भौतिक मापन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।